हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह। आज इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा। देखिए, यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली चैप्टर को समझेंगे। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलरेडी काफ़ी सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, बट अगर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो इतनी ज़्यादा क्लासेस या फिर मटेरियल ऑनलाइन हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्लासेस प्रिपेयर की जाएं और मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की हिंदी मीडियम की पहली क्लास प्रिपेयर करके लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम ज़रा बातों को शुरू करते हैं और चैप्टर को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो है क्या। तो देखिए, बात करें अगर समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ की, तो यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है बड़ा या फिर संपूर्ण, यानी कि ऐसा जिसमें सबको शामिल किया जा सके। राइट। तो चलिए जरा इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं और क्लियर बातें करने के लिए। राइट। तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक मुद्दों एवं आर्थिक समस्याओं का विवेचन करती है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात जो करते हैं वो किसके अकॉर्डिंगली करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए करते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यहाँ पे बात नहीं होगी, पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पे बात होगी। और बातें किससे संबंधित होंगी, या तो आर्थिक मुद्दों से संबंधित होंगी या फिर आर्थिक समस्याओं से, है ना। तो हमने आगे लिखा है, देखिए इसके आगे, इसके अंतर्गत आर्थिक समूह जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समग्र बचतें एवं निवेश आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आप जब समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो ये सब देखिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे राष्ट्रीय आय आपने पढ़नी है पूरी डिटेल में, पूर्ण रोजगार संतुलन आपने पूरी डिटेल में पढ़ना है, जिसके अंदर समग्र बचतें, निवेश आदि के बारे में भी हम पढ़ते हैं। राइट। तो ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग था, जिसमें हमने बात की कि समष्टि अर्थशास्त्र मेनली क्या है, एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो सबकी बात करता है, संपूर्ण की बात करता है, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो चलिए अब चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हमने समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात की है। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो मेनली समष्टि अर्थशास्त्र के 4 क्षेत्र होते हैं। राइट। जो हमने यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस भी किए हुए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो पहले जरा समझ लेते हैं कि ये 4 क्षेत्र हैं कौन कौन से। तो पहला है आय तथा रोजगार का सिद्धांत। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार संतुलन के आधार पर आय तथा रोजगार का एक सिद्धांत है, जिसको आप आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, और तीसरा है यहाँ पर आर्थिक विकास का सिद्धांत, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए जरा शुरू करते हैं। पहला, आय तथा रोजगार का सिद्धांत। तो देखिए, आय तथा रोजगार के सिद्धांत में अगर हम देखें तो यहाँ पे बात होती है आय तथा रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत कुल मांग तथा कुल पूर्ति के आधार पर रोजगार के स्तर का निर्धारण किया जाता है। देखिए, जो कुल मांग अर्थव्यवस्था में होगी और कुल पूर्ति की जा रही है जो भी अर्थव्यवस्था में, उसके आधार पर हम क्या होगा, उसके आधार पर हम रोजगार के स्तर का निर्धारण करते हैं। अर्थ है, समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार निर्धारण के विभिन्न तत्वों जैसे कि कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये रोजगार का कौन सा सिद्धांत हुआ, आय तथा रोजगार सिद्धांत। राइट। जिसमें रोजगार के आधार पर हम क्या करते हैं, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत आदि सबका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। देखिए, सामान्य कीमत क्या होता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था में कीमतें क्या होती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। राइट। अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही होती हैं तो उस स्थिति को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। राइट। और जब कीमतें बहुत ज्यादा घट रही होती हैं तो उस स्थिति को हम बोलते हैं मुद्रा अविस्फीति, है ना जी। तो यहाँ पर जो हमने बात करनी है सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत के अंतर्गत, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, कीमतों में जो परिवर्तन हो रहे हैं
उनका ही अध्ययन किया जाएगा इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो आइए जरा इसको पढ़ते हैं। कहता है इस सिद्धांत के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, राइट। अर्थात इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा अपस्फीति की समस्या का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए जरा अब नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं अगले सिद्धांत को। देखिए अगला सिद्धांत है हमारा आर्थिक विकास का सिद्धांत। तो आर्थिक विकास, देखिए कहीं भी जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बनेंगी। तो जो भी योजनाएं हमारी बनाई जाती हैं, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा या जैसे भी बनाई जा रही हैं, ठीक है, तो वो संपूर्ण देश के लिए बनाई जा रही हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बनाई जा रही हैं, राइट। और अगर हम कारणों को जानने की कोशिश करें तो किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण से हम ये नहीं जान सकते कि हमारा देश अभी तक विकसित देश क्यों नहीं बन पाया है या विकासशील देश ही क्यों है, ठीक है। तो इन सब के कारण या फिर जब हम विकास करने की नीतियों की बात करें तो हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो यही सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत ही ये काम किया जाता है। तो आइए जरा इसको पढ़ लेते हैं। कहता है आर्थिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें किसी राष्ट्र के अल्प विकसित होने के कारणों तथा विकास करने की नीतियों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। जब एक देश अन्य किसी देश के साथ क्या करे, कोई आर्थिक लेन देन करे, तो वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमा रेखा को पार करके किया जा रहा है, राइट। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत देखिए समझिए क्या कहता है। कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार कौन सा हुआ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राइट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का उपयोग होता है, अतः समष्टि अर्थशास्त्र में विदेशी मुद्रा एवं इससे जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, राइट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो आपने 11th में इसको रिसेंटली पढ़ा है और समष्टि अर्थशास्त्र को इस साल हमें डिटेल में पढ़ना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, ये केवल एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वो भी कौन सी होती हैं, व्यक्तिगत होती है। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की बात होगी, राइट। जैसे एक फर्म की बात हो सकती है, एक परिवार की बात हो सकती है, ठीक है, एक उत्पादक की बात हो सकती है। तो लेकिन वो एक की बात वहां पे करेंगे, एक बाजार की बात हो सकती है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में एक की बात नहीं करते हैं, संपूर्ण की बात करते हैं, यानी कि पूरे पूरे समूह की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे कि पहले पॉइंट में कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के समूह का अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखते हैं तो वहां पे देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी वस्तु की या फिर किसी सेवा की कितनी कीमत रखनी है, ये यहाँ पर निर्धारण होगा। लेकिन वहां पर जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें कीमत से लेना देना नहीं है, बल्कि आय और रोजगार से लेना देना है। यानी कि उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए कि सबके पास या फिर सब संसाधनों को पूर्णतः यूज किया जा सके, यानी कि पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सके, राइट। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य है संसाधनों के आवंटन से संबंधित समस्या का अध्ययन करना। देखिए यहाँ पर संसाधनों को बांटने की जो समस्या होती है उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार एवं उनके विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना है, राइट। तो इसके आगे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें किसी वस्तु एवं सेवा के बाजार मांग व पूर्ति मुख्य उपकरण होते हैं। यहाँ पे ज्यादातर जो डिसीजन हम लेते हैं ना वो लिए जाते हैं बाजार मांग या बाजार पूर्ति के द्वारा, राइट। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र की मैं बात करूं तो इसमें अर्थव्यवस्था में समग्र मांग व समग्र पूर्ति की बात होती है। देखिए समग्र मांग क्या होता है, जो भी एक साल के अंदर
पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी मांग की गई है वो समग्र मांग होगी, और सिमिलरली पूर्ति जो पूरी की पूरी साल में सभी उत्पादकों के द्वारा जो मात्रा या से मतलब वस्तुओं की मात्रा या सेवाओं की मात्रा जो भी उपलब्ध कराई गई है बेचने के लिए, तो उसको हम समग्र पूर्ति कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं का मुख्य निर्धारक तत्व कीमत है, इसलिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ये इसका एक वैकल्पिक नाम हो गया कि ये कीमत सिद्धांत भी होता है। और अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इसका जो मुख्य निर्धारक तत्व है वो आय है, राइट। तो इसका वैकल्पिक नाम क्या हुआ, आय का सिद्धांत, और इसका वैकल्पिक नाम हुआ कीमत सिद्धांत, राइट। तो चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ मुख्य महत्व निम्नलिखित हैं। तो पहला महत्व हम पढ़ रहे हैं, कहता है समष्टि अर्थशास्त्र समूह की अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है। देखिए यहाँ पर बात करें तो आप समझे कि यहाँ पे समूह की अर्थव्यवस्था यानी कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जो भी समूह है उनकी सबकी बात करेगा, किसी व्यक्तिगत की बात नहीं करता। इसके अंतर्गत आर्थिक समूह जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समग्र बचतें एवं निवेश आदि का अध्ययन किया जाता है, राइट। तो सेकंड हम पढ़ते हैं, कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में किसी अर्थव्यवस्था के सम्मुख बड़ी चुनौती को समझने में सहायता मिलती है, जैसे बेरोजगारी की समस्या को। तो अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा। तो इन सबको समझने में हमें समष्टि अर्थशास्त्र की ही सहायता लेनी होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र से हम इन समस्याओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि देखिए इससे एक बड़ा समूह प्रभावित होता है, केवल एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके अध्ययन से अर्थव्यवस्था की समस्याओं को पहचानने में मदद मिलती है, साथ ही साथ उनके समाधान हेतु उपयुक्त नीतियों के निर्माण में भी सहायता होती है। देखिए इस समष्टि अर्थशास्त्र से क्या होता है, क्योंकि हम सबकी बात कर रहे होते हैं तो अर्थव्यवस्था में जो सबके साथ में समस्याएं चल रही होंगी वो हम आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और साथ ही साथ उनको कैसे दूर किया जा सकता है इसकी भी प्लानिंग आप आराम से कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में संबंध क्या है। तो देखिए बेशक हम इन दोनों में अंतर की बात की, कई तरह के अंतर थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अंतर होगा इनमें, क्योंकि देखिए इनका एक दूसरे के बिना भी काम नहीं चल सकता। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र कुछ बातों के लिए निर्भर करेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र पर, और व्यष्टि अर्थशास्त्र कुछ बातों के लिए निर्भर करेगा समष्टि अर्थशास्त्र पर। इसलिए इनके संबंध में अगर हम बात करें तो चलिए आइए एक बार पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहता है अर्थशास्त्र का उद्देश्य अधिकतम भौतिक कल्याण प्रदान करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र का हमारा एम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कल्याण हो, राइट। तो इस मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही मिलकर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि केवल एक से तो कुछ होने वाला है नहीं, दोनों ही अर्थशास्त्र को आप जब इस्तेमाल करेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को अधिकतम या फिर प्राप्त कर पाएंगे, राइट। कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में समष्टि अर्थशास्त्र की तथा समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो वही मैंने आपको समझाया कि ये दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर भी करते हैं, केवल अंतर ही नहीं है निर्भरता भी है, राइट। तो चलिए अब जरा नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे देखिए इसके कुछ एमसीक्यूज को, और एमसीक्यूज से अगर आप आंसर कर पाएंगे तो आई होप आपको कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो देखिए पहला एमसीक्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण है। तो देखिए पहली बात कह रहा है कि एक व्यक्ति की बचत, तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है तो ये तो है नहीं। दूसरे में कहता है एक परिवार का उपभोग, तो यहाँ पे ये भी नहीं है क्योंकि फिर से एक की बात हो रही है। एक फर्म की कीमत स्तर, तो एक फर्म का कीमत स्तर भी यहाँ पर नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए एक में एक ही फर्म आई, राइट। लेकिन अगर एक अर्थव्यवस्था की समग्र मांग की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं उन सब की मांग। तो ये क्या लगता है देखिए आपको, ये हमारा किसका उदाहरण है, समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब की बात की गई है, संपूर्ण की बात की गई है, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन संबंधित है,
तो यहाँ पे कहता है मांग के सिद्धांत से, दूसरा कहता है फर्म के उत्पादन निर्धारण से, तीसरा कहता है सामान्य कीमत के स्तर से, और लास्ट में कहता है दोनों ए तथा बी। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। तो मांग का सिद्धांत तो हमने 11th क्लास में या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो यानी कि मांग का सिद्धांत तो व्यष्टि में आता है, राइट। और फर्म के उत्पादन निर्धारण से, यानी कि फर्म का उत्पादन भी देखिए अगर आप याद करेंगे तो आपने वहीं पे पढ़ा हुआ है, राइट। और तीसरा है सामान्य कीमत स्तर से। तो देखिए अभी आपने जो हमारा क्षेत्र हमने डिस्कस किया था समष्टि अर्थशास्त्र का, उसमें भी हमने पढ़ा सामान्य कीमत के स्तर, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि चर नहीं है। देखिए अब तक पूछ रहा था कि ये कौन सा है, अब पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, राइट। तो थोक कीमत सूचकांक, फर्म का उत्पादन, समग्र मांग, समग्र पूर्ति। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोक कीमत सूचकांक भी केवल एक को लेकर के नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए भी हमें काफी सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि सबकी बात वहां पर की जाएगी। तो समष्टि अर्थशास्त्र है ये तो, राइट। अब नेक्स्ट अगर देखें तो फर्म का उत्पादन, तो देखिए फर्म का उत्पादन अभी रिसेंटली हमने पीछे क्वेश्चन में देखा कि फर्म का उत्पादन जो है वो कैसा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो हमारा जो ये ऑप्शन बी हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ये समष्टि चर नहीं है, क्योंकि समग्र मांग भी समष्टि चर है और समग्र पूर्ति भी, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत एक फर्म के कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पीछे फिर से भी ये भी रिलेटेड क्वेश्चन ही है, हमने जाना था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा किया जाता है, फर्म की बात व्यष्टि अर्थशास्त्र में की जाएगी क्योंकि एक ही फर्म की बात हो रही है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मद व्यष्टि आर्थिक चर है। इनमें से कौन सा मद जो है व्यष्टि आर्थिक चर है। तो जरा पढ़ लेते हैं। बाजार में मांग, थोक कीमत सूचकांक। देखिए थोक कीमत सूचकांक मैंने अभी पीछे बताया आपको कि कैसा है, ये आपका जो है समष्टि आर्थिक चर है, राइट। राष्ट्रीय आय भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आएगा और समग्र मांग भी। तो बचा क्या, बाजार में मांग। और आपको याद होगा कि आपने मांग चैप्टर में बाजार में मांग को डिस्कस किया था जो कि व्यष्टि में ही था। तो बहुत ही कॉमन सेंस से अगर आपने क्या व्यष्टि में पढ़ा था और क्या समष्टि में पढ़ा था, ये भी अगर आप देख करके इन एमसीक्यूज के आंसर करेंगे तो बड़े ही इजीली आप इनको सही कर देंगे। कॉमन सेंसिकल है, कॉमन सेंस से बड़े ही आसानी से आप इनको कर पाएंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ में हमारी क्लास जो है वो ओवर होती है, एमसीक्यू भी हमने कंप्लीट किए। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मिल पाए। इसी के साथ गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।